हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज का टॉपिक आपको पता लग गया होगा, हेडिंग आपके सामने है रोलिंग मोशन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजा आने वाला है टॉपिक में। और आसान बात यह है कि जितना सुनने में ये लगता है ना कि मुश्किल टॉपिक होगा, जितना इसका 11th क्लास में एक हवा बना होता है कि दिस टॉपिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द एंटायर 11th क्लास सिलेबस, ऐसा है नहीं। धीरे धीरे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सीखते हुए, कंज्यूम करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट डायग्राम से कि कैसे हम रोलिंग मोशन को डिफाइन करते हैं, रोलिंग मोशन होता क्या है, इसके जरिए हम क्या क्या किस तरह के सस्ते वाले महंगे वाले हर तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक पे। सिंपल भाषा में कहा जाए आपको, रोलिंग मोशन कब होता है? जब कोई चीज ट्रांसलेशनल मोशन में होती है और साथ ही साथ वो रोटेट भी करे। जैसे टायर हो गया, टायर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है और रोटेट भी करता है। जब एक ऑब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, दोनों तरह के मोशन को फॉलो कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज इन रोलिंग, वो रोल कर रहा है। सो डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें कि मेरे पास एक ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है ये स्टेशनरी, कैसा है? स्टेशनरी ग्राउंड है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी अभी क्या है? 0 है। और इसके ऊपर मैंने एक डिस्क ले लिया, मैंने एक रिंग ले लिया, है ना? कोई भी हो सकता है, स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर। तो मैं आसान सी भाषा में लेके चल रहा हूं कि मेरे पास एक रिंग है या डिस्क है। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको आप COM लिखते हैं। ये हो गया इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास। क्लियर? इसके साथ एक वेलोसिटी एसोसिएटेड होगी जो इस डिस्क को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर होगी? ऐसा ये वेलोसिटी होगी तभी तो वो टायर आगे चल पाएगा ना। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी होगी जिसके कारण ये गोल गोल घूम रहा है, और उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? उसको हम बड़े प्यार से क्या बोलेंगे? ओमेगा। क्या बोलेंगे बेटा? ओमेगा, एंगुलर स्पीड। देखो, एक ये वेलोसिटी के कारण ये रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है, ये वाली वेलोसिटी के कारण ये ट्रांसलेशनल मोशन फॉलो कर रहा है। दोनों वेलोसिटीज एक सेम इंस्टेंट पे फॉलो हो रही हैं, तो इसका मतलब दोनों ही मोशन है। तो कंबाइंडली वी कैन से दैट रोलिंग मोशन। दैट मींस कि ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इज इक्वल टू रोलिंग, इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। आसान से लेमन लैंग्वेज में किसी को समझाना हो, हम ऐसा कह सकते हैं। अब रोलिंग मोशन की जो एक्चुअल कंडीशन है उस पर चलते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। देखो बेटा, रोलिंग मोशन कायदे से उसको कहा जाता है कि अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड, ये जो पॉइंट है, इसकी जो स्पीड है ना इस पॉइंट की, वो क्या हो? 0 हो। वो क्या हो? 0। देखो 0 कैसे? सो लेट मी डिफाइन दिस पॉइंट P। तो रोलिंग मोशन को अगर मैं लिखना चाहूं, इफ द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस पॉइंट इज 0, if the relative velocity लिख सकते हो, if the relative velocity of the point of contact with the ground is 0, if the relative velocity of the point of contact with the ground is 0, अगर ये 0 है, अगर ये वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट की, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे है, दैट इज इन रोलिंग मोशन, या फिर वी कैन से दैट प्योर रोलिंग। रोलिंग को बड़े प्यार से प्योर रोलिंग भी कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं यहां पर प्योर रोलिंग, जो एक्चुअल वर्ड है, इसको प्यार से क्या कहा जा सकता है? ऑल्सो नोन एज रोलिंग सिंपल। इसको रोलिंग भी कहा जा सकता है ना? लिखा तो प्योर रोलिंग होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि रोलिंग मोशन, इट मींस दैट, कंफ्यूज मत होना कि कौन सी रोलिंग, प्योर रोलिंग की अनप्योर रोलिंग, नहीं, ऐसा मत। रोलिंग का मतलब ही क्या होगा? प्योर रोलिंग।
और क्या बात सामने आई कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज 0, ये जो पॉइंट P है इसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग। इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, 0 का मतलब क्या हो गया कि ये जो P होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी 0, है ना। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी 0, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करें, आप संधि विच्छेद समझते होंगे, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं तो ये चला गया मेरे पास पॉइंट P और ये मैंने इनको तोड़ दिया, ये है मेरे पास ग्राउंड, ठीक है। अब ये सेम पॉइंट था, लेट से कि यही पॉइंट जो P है वो इस ग्राउंड पे Q पॉइंट है ना। तो आपको पता है ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो Q पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q इज 0, क्योंकि ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो इसका मतलब P पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, Q पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। चलो देखते हैं। ये था सेंटर ऑफ मास, यही बात है, ध्यान से सीख लीजिए, यही बात है कि ये है सेंटर ऑफ मास और इसके पास एक ये आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी है जिसको हम वेलोसिटी ऑफ cm भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसके पास एक वेलोसिटी है रोटेशनल इफेक्ट वाली जिसको मैंने लिखा ओमेगा, जिसको क्या लिखा है, ओमेगा लिखा है। और बेटा ध्यान से सीखिए कि इस वेलोसिटी के कारण जो पॉइंट P है दैट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, that is moving in the forward direction because of this velocity, and due to the rotational effect this point P is moving in the backward direction, this point P is moving in the backward direction due to the rotational effect। और इसका कितना वेलोसिटी होगा, that is r ओमेगा, है ना। वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट की, रोटेशनल इफेक्ट की, r ओमेगा। ट्रांसलेशन की कितनी वेलोसिटी होगी, vcm। रोटेशनल की कितनी वेलोसिटी होगी, r ओमेगा। पॉइंट P के पास दो तरह की वेलोसिटीज, कौन सी, एक ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, एक रोटेशनल मोशन के कारण। बट यार हमने कहा कि प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है कि अगर P पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, अगर P पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या फिर जो रिलेटिव मोशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो वेलोसिटी P की होगी वही वेलोसिटी Q की होगी। सो फॉर प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन आएगी यहां पर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q। एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q क्या है बेटा, 0। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना है, आप बताओगे यहां पर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना है, मैं यहां लिख रहा हूं। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, ऐसा लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P लिखा जाएगा VCM which is in the forward direction minus r omega which is in the backward direction. So it is VCM minus r omega. This is the velocity of point P and velocity of point Q is equal to 0. So this is the condition of pure rolling and from this we can write these things. So यहां से हम लिख दिया VCM is equals to r omega. VCM is equal to, so this is the condition of pure rolling। समझ आया, आसान था, बड़ा ही मजेदार था। क्या किया, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्राउंड की बराबर होनी चाहिए। ग्राउंड की अगर स्टेशनरी पर है इसका मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो ये जो पॉइंट है एक ही पॉइंट होगा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में। इस पूरे ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही बिंदु होगा जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जो ग्राउंड की वेलोसिटी है। अगर ग्राउंड स्टेशनरी है तो इस पॉइंट की, इस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, इस पॉइंट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की भी होगी, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी होगी, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वेलोसिटी नहीं होगी। गाड़ी चल रही है लेकिन उस गाड़ी के पहिए का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी 0 है। वो पॉइंट कौन सा होता है, द पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। इफ द ग्राउंड इज स्टेशनरी, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, 0। सो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या हो गई,
कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होनी, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। तो इसको मैंने संधि विच्छेद किया, इनको तोड़ा, ग्राउंड को थोड़ा सा हटके दिखाया। तो अगर ग्राउंड पे वही पॉइंट Q है और यही पॉइंट P के साथ मिला हुआ था, बॉडी पे वही पॉइंट P है, तो जो P की वेलोसिटी होगी वही Q की वेलोसिटी होनी चाहिए, जो Q की वेलोसिटी है वही P की वेलोसिटी होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब ये स्टेशनरी होने के कारण Q की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब Q की वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब P पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट या इसके पास तो दो वेलोसिटीज हैं, एक तो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी VCM, एक है अपोजिट डायरेक्शन में R ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी। सो ये है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दैट इज इस पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू इस पॉइंट की वेलोसिटी। जब आप इसको लिखते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी माइनस, इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी माइनस अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, तो लिख दिया VCM माइनस R ओमेगा। VP की वैल्यू, VQ की वैल्यू है 0, इसको आप लिखोगे RQ, दूसरी तरफ आ जाएगा। सो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। वी कैन राइट दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। आया मजा, समझ आया, क्लियर हो गई बात कि प्योर रोलिंग कब हो सकती है। एक और केस आ सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है ये स्टेशनरी ना हो, तो फिर प्योर रोलिंग को कैसे एनालाइज किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। चलिए फिर से आप एक डिस्क बनाइए अपनी नोटबुक पे, एक डिस्क बनाइए, सेम डायग्राम बनाइए, है ना। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड क्या होगा, वो रेस्ट पर नहीं है। ग्राउंड क्या है, रेस्ट पर नहीं है। ये देखो, ये हो गया मेरे पास डिस्क और ये है मेरे पास ग्राउंड, ये मेरे पास हो गया ग्राउंड। लेकिन मैंने कहा कि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड इज मूविंग, ग्राउंड इज मूविंग with some constant velocity, so it is moving, let's say v naught, right, which is equals to constant। सवालों को मुश्किल बनाया जा सकता है लेकिन वो प्योर रोलिंग नहीं रहेगा फिर, है ना। इसको एक्सेलरेट भी करवा दिया जा सकता है, वो देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए हम यही देखेंगे कि अब ग्राउंड क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। बाकी सारी डायग्राम सेम रहेगी कि इसके पास एक सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है, इसके पास एक रोटेशनल इफेक्ट के कारण ये वेलोसिटी है। फिर से बात वहीं आती है कि ये जो पॉइंट है, जो बॉडी का पॉइंट है और ग्राउंड का पॉइंट है, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर पॉइंट P है और इसका पॉइंट है Q। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q। अब यार वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना हो गया, जैसे पहले लिखा था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ये हो गया, ये वाला VCM, सेम डायग्राम बनेगी, सेम डायग्राम, VCM माइनस R ओमेगा। तो ये लिखेंगे VCM माइनस R ओमेगा, ये हो गया VP इक्वल्स टू VQ। कितना लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ Q दैट इज द ग्राउंड, है ना। ये कितना है, V नॉट, कितना है बेटा, V नॉट। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज द नाउ कंडीशन for pure rolling when the ground is moving with some constant velocity, right? Again यहां पर इस सिचुएशन में क्या हो गया, relative velocity between the point P and Q is 0, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और आई होप कि आपको इस 10 मिनट में इसकी नॉलेज आ चुकी है। अब आप रोलिंग मोशन पार कर चुके हो, यही है रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग की कंडीशन यही है। बाकी तो इसके तोड़ मरोड़ हैं, वो भी सीखेंगे, लेकिन बेसिक यही है कि इस पॉइंट पे नजर रखिए आप कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, किस तरह की हरकत कर रहा है ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि एक होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग, एक होता है बैकवर्ड स्लिपिंग, तो वो भी बातें हमें सीखनी पड़ेगी। तो कभी आपके सामने आ जाए लिखा होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड
स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखो फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है कि ये जो टायर है वो ज्यादा आगे जा रहा है एज कंपेयर टू द ग्राउंड, एज कंपेयर टू द ग्राउंड। तो देखो हमने क्या देखा था, या फिर हमने प्योर की कंडीशन क्या देखी थी, वो था VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। पहले देख लीजिए उसके बाद लिख लेना। VCM इज इक्वल टू R ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, राइट। बट हमें किसकी चर्चा करनी है, फॉरवर्ड स्लिपिंग की। फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड किसके कारण जा रहा है, इसके कारण जा रहा है। फॉरवर्ड किसके कारण जा रही है, इसके कारण जा रही है। कब जा सकती है स्लिप, कब हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब ये वैल्यू ज्यादा हो, जब ये वैल्यू ज्यादा हो। इसका मतलब अगर ये कंडीशन हुई कि VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा, तो दिस इंडिकेट्स फॉरवर्ड स्लिपिंग, दिस इंडिकेट्स फॉरवर्ड स्लिपिंग। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा, क्या मतलब, ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा और रोटेशनल मोशन कम। ये क्या बताएगा कि ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा हो रहा है और रोटेशनल मोशन कम हो रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब हम ब्रेक लगाते हैं। कब होता है ऐसा, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो आप देखते हो गाड़ी आगे ज्यादा जाती है और टायर थोड़ा कम घूमता है, क्योंकि ब्रेक लगा दी ना, हम कहते हैं गाड़ी स्लिप कर गई, गाड़ी स्लिप कर गई। तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन तो ज्यादा हो गया गाड़ी का, लेकिन टायर कम रोटेट हुआ, टायर कम रोटेट हुआ। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉरवर्ड स्लिपिंग। नाउ लेट्स मूव टू द बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। अब इसमें देखो क्या देखना होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग में, बैकवर्ड स्लिपिंग में इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज द VCM is less than R ओमेगा। ये आ गया बैकवर्ड स्लिपिंग का सिचुएशन, VCM is less than R ओमेगा। अब सोचिए ये कब हो सकता है, ये क्या बताता है, देखो कायदे से जब देखा जाएगा बेटा तो ये क्या बताएगा कि R ओमेगा जो है ना, R ओमेगा रोटेशनल इफेक्ट है वो ज्यादा है और ट्रांसलेशनल इफेक्ट क्या है, कम है। कब ऐसी सिचुएशन होगी कि घूम ज्यादा रहा है, आगे कम चल रहा है। जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो गाड़ी आगे तो कम जाती है, क्योंकि कीचड़ में फंसने का मतलब यही है कि निकल नहीं रही कीचड़ से यार, है ना, तो फंस गई वो वहां पर, तो वो टायर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, दैट मीन कि ये ज्यादा होता गया, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन ना हो पाया आगे, आगे वो इंच 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 ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, राइट। तो दैट इज द सिचुएशन व्हेन अ कार इज इन द मडी सिचुएशन, है ना, मडी ट्रैक है, उस पे टायर ज्यादा घूम रहा है लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन कम फॉलो हो रहा है। तो बैकवर्ड स्लिपिंग की ये कंडीशन। क्लियर हो गया, प्योर रोलिंग पता लग गई, फॉरवर्ड स्लिपिंग पता लग गई, बैकवर्ड स्लिपिंग हमें पता लग गई। ठीक है, एक और बात सीखते हैं। और क्या बात सीखनी है हमने, देखो बेटा ये है मेरे पास एक ट्रैक और इस पे बना दिया हमने एक सर्कुलर रोटेशनल मोशन का एक डिस्क बना लिया, रिंग बना लिया, है ना। तो कुछ टाइम के बाद ये यहां पर पहुंच गया, ये नया पॉइंट शुरू हो गया, नई डिस्कशन शुरू हो गई, है ना। तो ये था पॉइंट P, कुछ देर के बाद पॉइंट P यहां पर आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये इतना ट्रेवल किया है S, और ये जो S होता है ये होता है 2 पाई R इन वन कंप्लीट रोटेशन। कि P पॉइंट यहां से चला, घूम के वापस आ गया, लेकिन अगर रोटेशनल इफेक्ट होता सिर्फ तो ये यहां से चलता घूम के वापस आ जाता, लेकिन रोटेशन के कारण ट्रांसलेशनल भी है, इसलिए ये आगे चलता रहा, आगे गया आगे गया आगे गया और यहां पर, है ना, इस तरह से ऐसे घूमता हुआ वापस यहां पर आ गया। तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना आगे बढ़ा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ा, 2 पाई R आगे बढ़ा इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में S इज इक्वल टू 2 पाई R, मतलब एक रोटेशन में सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ता है, 2 पाई R आगे बढ़ता है। तो चर्चा कर ले कैसे होता है ये, देखें। चलिए इसको मिटा देते हैं बड़े सी डायग्राम को।
देखो रोलिंग में आपको रोल तो करना ही पड़ेगा, रोलिंग में धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी चीजें, रश नहीं करना है कि मैंने एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे दिन सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं, नहीं, धीरे धीरे इसको टॉपिक वाइज टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलिए। तो देखो बेटा, हमें पता है जो गाड़ी चल रही है इसके पास कौन सी स्पीड है, v है ना, और इन वन रोटेशन तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, सारे बच्चे बताएं, लिखते हैं, है ना। तो आप vt लिख लो, या इन वन रोटेशन में vt लिख लो। अब v कितना होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन है, याद रखिए कौन सी कंडीशन है, प्योर रोलिंग। जब तक ना कहा जाए तब तक क्या चलेगी, प्योर रोलिंग ही चलेगी, जब तक ना कहा जाए तब तक हम क्या डिस्कशन करेंगे, प्योर रोलिंग की कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और t को क्या लिखा जाता है, t को लिखा जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सो s क्या आया 2 पाई r, 2 पाई r। ये कब आया, अंडर प्योर रोलिंग, कब आया, अंडर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, सो इन वन रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 पाई r। 2 नंबर का क्वेश्चन स्कूल वाला टीचर पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, नीट में पूछा जा सकता है, आसान सा है, कर लेते हैं याद, क्या फर्क पड़ता है ना, याद कर लेते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका बेसिक सा सिनेरियो था, और बातें सीखते हैं, मजा आ रहा है, समझ आ रही है तो सीख लेते हैं थोड़ी और। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, लेकिन करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना, थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसका अगर डेरिवेशन होगा तो मैं दूसरे कभी लेक्चर में आपके सामने रखूंगा। देखो वो टॉपिक क्या है, कहता है कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्क है, कुछ भी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, अगेन प्योर रोलिंग की कंडीशन है, दिस इज द VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा हो गया, ये फर्स्ट इसका सिचुएशन था। तो आपसे कहा गया कि इसके ऊपर एक पॉइंट P है, एट एनी रैंडम टाइम पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P। तो मैं अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, छोटी सी जो डेरिवेशन है वो अलग से हेडिंग में डाल के रखूंगा, क्योंकि बच्चों को जब सर्च करते हैं ना आप, तो अगर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी हेडिंग में तो रोलिंग मोशन होगा, बच्चे कहेंगे नहीं इस रोलिंग मोशन में तो ये टॉपिक होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका अलग से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी होगी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी, देखो ये तो हो गया इसका VCM इस पॉइंट का, और रोटेशनल इफेक्ट बिल्कुल टेंजेंट के अलॉन्ग होगा r ओमेगा, ये हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, चलो मैं हिंट आपको दे ही देता हूं, आप करते रहिएगा। दैट इज अगेन प्योर रोलिंग है, तो ये किसके बराबर हो गया, VCM के बराबर हो गया, अंडर द प्योर रोलिंग। हमेशा प्योर रोलिंग की बात हो रही है, प्योर रोलिंग, हेडिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ रैंडम पॉइंट, ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, आउटर बॉडी पे कोई एक पॉइंट ले लिया, उसका वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, वेक्टर सम लिखिए, VCM a स्क्वायर प्लस अगेन r ओमेगा मतलब VCM ना, VCM b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab VCM एंड cos ऑफ एंगल, कितना एंगल बेटा इनके बीच, ये सारा एंगल, कितना एंगल, ये सारा एंगल, देखते रहिएगा, 180 माइनस थीटा है, ये कितना है 180 माइनस थीटा, यहां से लेके यहां तक, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करिए, देखो ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आर ओमेगा ना लिख के मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, वीसीएम लिखा है, क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन है और प्योर रोलिंग में जहां भी आर ओमेगा होगा उसको हम बड़े प्यार से किसकी जगह बिठा सकते हैं, वीसीएम की जगह बिठा सकते हैं, राइट। चलिए, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, आपको याद हो, नहीं याद हो तो बता देता हूं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 यहां होता है, 0 डिग्री यहां पर, 90 डिग्री यहां पर, तो ये जो रीजन है यहां कहीं है ना, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या कुछ बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यहां पर कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, बस साइन ही पॉजिटिव होगा, कॉस यहां पॉजिटिव होगा, यहां पर कॉस नेगेटिव, एस है, एस स्टैंड्स फॉर साइन, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा, तो ये जो बना पूरा, ये बना 180 माइनस थीटा, ऐसे। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो आप यहां पर माइनस कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, और एक ये कंडीशन होती है, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये भी यूज होगा, cos ऑफ 2 थीटा। अब cos थीटा यहां से क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि मैंने एंगल को हाफ कर दिया, मैंने एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये थीटा रह गया, तो इधर भी एंगल को मैंने फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर देखें तो ये क्या आ रहा है, VCM स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VCM स्क्वायर, देन प्लस लिख दिया, प्लस 2 लिख दो जी, VCM अगेन VCM स्क्वायर चला गया, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस cos थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा cos थीटा, ऐसे। 2 VCM स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 VCM स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 VCM स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 और 2 4 हो गए, रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 VCM स्क्वायर है, रूट के बाहर क्या लिखा जाएगा, सिंपल VCM, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, रूट के बाहर क्या लिखा जाएगा, सिंपल साइन ऑफ थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। मैंने सोचा था अलग से आपको ये डेरिवेशन दूंगा, लेकिन मन माना नहीं, मन चंचल है, ठीक है। तो चंचल मन ने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने एक डेरिवेशन बिखेर के रखी, ठीक है। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आपको ये सारा सुनहरे अक्षरों में लिखना है, अपने दिमाग में बिठाना है, एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना आए तब तक आपको बड़े आराम से ये सीखना है, समझना है, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगर आपने यही गोला कर दिया कि माइनस हटा दिया तो आप फंसे रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा, है ना। आपको ये वाला एक्सप्रेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए, ज्यादा नहीं तो मुझे पता है मजबूरी है मेडिकल स्टूडेंट्स की, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर मैथ्स है और यही पूछते हैं कि सर हमने तो डॉक्टर बनना है, मैथ की क्या जरूरत है, यही पूछते हैं हमेशा। लेकिन यार मैथ की जरूरत है, कभी डॉक्टर वालों से जो है डॉक्टर उनसे पूछो तो सही, जब इंजेक्शन फिल करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिलीलीटर, क्या होता है, मिलीलीटर, और है ना क्यूबिक यूनिट्स में होती हैं, तो वहां पर कन्वर्जेंस आनी चाहिए। जब आप बनोगे ना तब आपको पता लगेगा, हमेशा ऐसा ही होता है।
तो ये है आप एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, 2 VCM sin थीटा बाय 2, 2 VCM sin थीटा बाय 2, ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप अपनी कॉपीज में अच्छे से लिख लीजिए। अब यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा काइनेटिक एनर्जी। किसकी चर्चा करूंगा? काइनेटिक एनर्जी। ऐसा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अलग से टॉपिक है, वो डिस्कस किया हुआ है, मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करनी बनती है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे 1-2 सवाल हैं वो मैं डिस्कस करूं ना, वो मैं यहां पर डिस्कस करूं। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी की यहां पर चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम सबको आती है। तो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बड़े प्यार से हम क्या बोलते हैं? बड़े प्यार से बोलते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? राइट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? 1/2 mv स्क्वायर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सबको पता है, ऐसा ही होता है ना, रटा हुआ है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। 1/2 mv स्क्वायर है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी जिसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब देखो यार, और क्या है यहाँ पर? कौन सी रोलिंग मोशन है? प्योर रोलिंग मोशन है। तो प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा? v = r ओमेगा, ये भी साथ साथ चलेगी इक्वेशन। v = r ओमेगा, ये वाली इक्वेशन भी साथ साथ चलेगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, k रोटेशनल प्लस k ट्रांसलेशनल, k रोटेशनल प्लस k ट्रांसलेशनल, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। आसान है, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है, पता है हमें कि ऐसा ही लिखा जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी है, जूल्स में लिखी जाती है, ऐसा यूनिट इसका। अब फिर शुरू क्यों किया ये मुद्दा? देखो बेटा, मुद्दा इसलिए शुरू किया, चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल, फिर आपको समझ आएगी। मान लेते हैं डिस्क है, क्या है? डिस्क है, अंडर प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, ठीक है। डिस्क है और प्योर रोलिंग है, ठीक है। डिस्क है और प्योर रोलिंग है, तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? k रोटेशनल, तो मैं लिखूंगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 I की जगह क्या होगा? 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको और सजा के लिखें जरा के, 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। और सजा के लिखें थोड़ा सा, इसको मैं अलग अलग लिख दूं। 1/4 है तो 1/2 m, r ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, v स्क्वायर। यार क्या आपको ये दिखा? ये क्या है? क्या ये रोटेशनल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है? तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 k ट्रांसलेशनल। अब पता लगा यहाँ चर्चा करने की जरूरत थी काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के बीच जो फेरबदल हो रहा है इस कंडीशन के कारण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। v = r ओमेगा के कारण ही तो यहां तक पहुंचे हम। देखो r ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया? v पुट कर दिया। कब पुट करेंगे? कब पुट करेंगे यार? कब पुट करेंगे? जब प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी और डिस्क है अंडर प्योर रोलिंग, तभी ये यहां से यहां बना, अदरवाइज ना बनता। ठीक है, तो यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से ये सीखने को मिला कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है डिस्क की प्योर रोलिंग के केस में, दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो k रोटेशनल, नोट्स बना लीजिए बड़े अच्छे से, k रोटेशनल इक्वल्स टू दिस। यहां से एक बात और सामने आई। क्या बात सामने आई? कि k रोटेशनल डिवाइडेड बाय k ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू 1/2। ये बात सामने आई प्योर रोलिंग के केस में, है ना। किसके लिए? डिस्क के लिए। किसके लिए बेटा? डिस्क के लिए। यहीं से अब फॉरवर्ड करेंगे हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे?
k रोटेशनल डिवाइडेड बाय k ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू 1। ये पहला किसके लिए? रिंग के लिए। किसके लिए बेटा? रिंग के लिए, फॉर रिंग अंडर प्योर रोलिंग। जैसे डिस्क अंडर प्योर रोलिंग है, फॉर रिंग अंडर प्योर रोलिंग 1 आएगा। तो ये कहां से आ रहे हैं? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ 1/2 होता है डिस्क के लिए, तो वही 1/2 यहां आ रहा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है? 1 mr², तो वो 1 यहां आ गया। सिमिलरली आपको ये तो पता लग गया, तो मैं अब यहां लिख देता हूं सॉलिड स्फीयर k रोटेशनल डिवाइडेड बाय k ट्रांसलेशनल। तो सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा? 2/5। 2/5 किसके केस में? सॉलिड स्फीयर के केस में। और एक और हॉलो स्फीयर के केस में k रोटेशनल डिवाइडेड बाय k ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2/3। ये किसके केस में बेटा? ये हो गया हॉलो स्फीयर के केस में। किसके केस में? हॉलो स्फीयर के केस में। हॉलो स्फीयर के केस में 1 2 3 ये नंबर 4 पे, ये रिजल्ट आ गया नंबर 4 पे। नंबर 4 मैंने थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करके दिखाया है, थोड़े से उसको तोड़ मरोड़ के खोल के दिखाया है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा, सो दैट कि आपको रटना ना पड़े। आपके सामने असलियत आपके पन्नों में होगी कि ऐसा ही आता है अंडर द प्योर रोलिंग कंडीशन जब आप आर ओमेगा की वैल्यू को वी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब आप चाहे, आपके पास समय है तो आप इसको ड्राइव करिए, इसको ड्राइव करिए, इसको ड्राइव करके अपने पन्नों में लिख सकते हैं। और जब आप लिखोगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपको सेट है दिमाग में। जैसे ब्रश करते हैं ना, कोई समझना नहीं पड़ता, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, पता है कि यही होना है, ऐसा ही करना है ब्रश, ठीक है ना। रोज रोज थोड़ी सोचना पड़ता है कि हाँ ये ब्रश करना आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, सेम चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां पर एक सवाल लेते हैं इसी तरह से, काइनेटिक एनर्जी वाला ही, क्योंकि यहां पर प्योर रोलिंग का पे तो सवाल अभी बनेगा नहीं, अभी काइनेटिक एनर्जी पे ही सवाल बनेगा। प्योर रोलिंग को यूज करके काइनेटिक एनर्जी में जो जो फेरबदल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्वेश्चन कहता है कि एक डिस्क अंडर प्योर रोलिंग है, डिस्क अंडर प्योर रोलिंग, ठीक है, डिस्क अंडर प्योर रोलिंग में डिस्क है, और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है, K टोटल इज इक्वल टू 100 जूल दे दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो हमें ये चर्चा करनी है। देखो बेटा, इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? हमें पता है कि डिस्क के केस में K रोटेशनल अपॉन K ट्रांसलेशनल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है अंडर प्योर रोलिंग। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो इसलिए सीख लीजिए K रोटेशनल डिवाइडेड बाय अगेन K रोटेशनल प्लस K ट्रांसलेशनल। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसके बाद ऐसा लिखता हूं, ये देखो रोटेशनल वाला फैक्टर मैं नीचे लेके आया हूं तो 1 भी नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/3, ऐसा लिखा गया। अब यार ये जो चीज है ये क्या है? दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो K रोटेशनल डिवाइडेड बाय K टोटल इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो K टोटल उधर ले जाइए तो आपके पास K रोटेशनल आ गया। सो K रोटेशनल इज इक्वल्स टू 1/3। तो K टोटल जब आप यहां पर लेके आएंगे तो K टोटल की वैल्यू कितनी थी? 100। इसको 100 जूल से मल्टीपल कर दीजिए। सो
K rotational is nothing but 100/3 जूल, 100/3 जूल। ऐसे आते हैं। अब आप ट्रांसलेशन भी निकाल सकते हैं, तो ट्रांसलेशन निकालना और ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन ऐसे, K ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू K टोटल माइनस K रोटेशनल, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सो K ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू K टोटल कितना था? 100 था, 100 जूल था, माइनस 100/3 जूल। जब आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200/3 जूल। दिस इज K ट्रांसलेशनल, दिस इज K ट्रांसलेशन इन केस ऑफ डिस्क, इन केस ऑफ डिस्क। डिस्क के केस में ऐसा होगा। क्लियर होगी बात? आसान था, ठीक। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप एक सवाल करिएगा, है ना, लेक्चर के बाद। तो क्या कहता है वो दूसरा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर अंडर प्योर रोलिंग, अंडर प्योर रोलिंग। देखो इतना तो अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जितनी देर मुझे लिखने में लगेगी, है ना। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये मेरा क्लासरूम है। आप सबको पता होगा शायद कि मैं इंडिया में नहीं हूं। मैंने 10 साल IIT की कोचिंग दी है, आकाश इंस्टीट्यूट में मैं टीचर था। तो उसके बाद फिर मैं कनाडा आ गया। तब मैं कनाडा में स्कूल टीचर हूँ। तो वहाँ पर ये मेरे क्लास का एक, आप कह सकते हैं कि पूरे दिन की क्लासेस के बाद का जो टाइम है, वहाँ पर मैं इस क्लास में अपने बोर्ड पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, बट मैं स्मार्ट बोर्ड पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये चौक और बोर्ड ये मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेशल रिक्वेस्ट है उनसे ये ग्रीन बोर्ड लगवाया है अपनी क्लास में। तो एनी हाउ, सो दिस इज एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं यहाँ से ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, बट राइट नाउ आई एम इन कैनेडा। ओके, सो सॉलिड स्फीयर अंडर प्योर रोलिंग। तो इसमें बेटा देखो क्या है कि आपको दे दिया गया कि ये गिवन है, आपको क्या गिवन है कि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, K रोटेशनल, ये गिवन है। इस केस में आपको क्या गिवन था? इस केस में आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, यहां पर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। एंड लेट्स से द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लेट्स से n 35, लेट्स से 35 जूल। सो यहां से अब आपको निकालना है फाइंड K टोटल एंड K ट्रांसलेशनल, है ना। ये दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। कुछ बेसिक ऐसी ही अप्रोच चलेगी, इसी तरह से अप्रोच आप लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आसान था ये, बिल्कुल आसान था। ओके गाइस, है थोड़ी सी हिम्मत, एक और पॉइंट सीख लेते हैं। चलिए, वो पॉइंट क्या कहता है कि वो ना थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लिपिंग के बारे में डिस्कस करता है, थोड़ी सी फॉरवर्ड स्लिपिंग। लेट्स से फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या होगा? तो कहता है कि एक रिंग है हमारे पास, रिंग तो सारे जानते हैं कि एक रिंग है। तो रिंग ना फॉरवर्ड स्लिप हो गया। जब रिंग फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो कहता है कि बताओ कि उसका जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो क्या है हमारे पास? रिंग है और क्या हो रही है? फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। रिंग है और फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। बाहर टीचर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कौन सी भाषा में पढ़ा रहा है बंदा, है ना। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी। सो मैंने उनको इशारा किया कि मेरे दरवाजा ना खोले, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो रिंग है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। और फॉरवर्ड स्लिपिंग बेटा क्या होता है? VCM ग्रेटर देन R ओमेगा, है ना। ये होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। करेक्ट हो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है कि क्या रिंग में जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है
is equal to kinetic energy rotational, kinetic energy translational is equals to kinetic energy rotational. Is this statement true or false? Is it true or false? True or false? ऐसा देखते हैं, है ना। देखने को तो सवाल दिखता ही नहीं है ही नहीं, ऐसा लगता पता नहीं सवाल तो है नहीं, कितना आसान चीज होगी, लेकिन सीखनी पड़ेगी। चलो ट्रांसलेशनल की तरफ चलते हैं। तो के ट्रांसलेशनल इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर और के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I की वैल्यू कितनी बेटा रिंग के केस में mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा लिख सकते हैं 1/2 m r ओमेगा स्क्वायर। ऐसा हो गया 1/2 हाँ 1/2। तो यहां पर v आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट निकला इसके केस में, रिंग के केस में? देखो ये आया 1/2 mv स्क्वायर। आर ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। के रोटेशन ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर और यहां पर 1/2 m ओ आर ओमेगा स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ी कर देंगे, यहां पर फिर से वी पुट कर देंगे। वी पुट नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट प्योर रोलिंग, दिस इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। अब कहता है कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं या फिर देखो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये क्या बताता है कि जो VCM है, ये जो है VCM कहता है ज्यादा है किससे, आर ओमेगा से, है ना। बाकी टर्म्स तो कैंसिल होगी। तो इसको अगर इस सिचुएशन में देखेंगे तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि हमारे सामने क्या सिचुएशन आई, हमारे सामने सिचुएशन आई कि VCM अपॉन आर ओमेगा ऐसे के ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय के रोटेशनल ऐसा। तो आपके सामने बेटा क्या कंक्लूजन निकालोगे, ये इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन है कि VCM क्या है, ज्यादा है आर ओमेगा से। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो के ट्रांसलेशनल होगा दैट इज ग्रेटर देन के रोटेशनल, के रोटेशनल। तो इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या पूछ रहा था, के ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू के रोटेशनल। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इस कंडीशन में? तो हमारे सामने क्या आया, फॉल्स। लेकिन अगर ये कह देता कि के ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर देन के रोटेशनल, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, इक्वल है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये कंडीशन आई, इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। दूसरे सवाल पे पहला खत्म हो गया, आंसर मिल गया, क्या है, फॉल्स। दूसरा सवाल, के ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर, के ट्रांसलेशन इज ग्रेटर देन के रोटेशनल। सो इस दिस सिचुएशन में इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब देखो क्या करना है, ग्रेटर देन, के ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर देन के रोटेशनल। यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। किस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। सो आपको करना क्या है, आपको ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एक्सप्रेशन लिखने हैं और उनको ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिखना है और फिर एनालाइज करना है। और फिर क्या करना है बेटा, एनालाइज करना है कि क्या रिजल्ट आएंगे। तो एक रिजल्ट आ गया, यही सत्य है। अब जो उसने पूछा उसको देखो कि क्या वो सत्य है कि नहीं,
वो तो सच है, ये देखना है। अगर इक्वल था तो सच नहीं है, ग्रेटर देन है तो सच है, मतलब ट्रू। इतना था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ आई होगी और आपने काफी एंजॉय किया होगा और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिली होगी कि रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मोशन धीरे धीरे सीखा जाए, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो मुश्किल नहीं। अगले लेक्चर में जरूर मिलेंगे और इसी का कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे, इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे। छोटे 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 जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारी डेरिवेशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स में। ये काफी लंबा हो गया होगा, मे बी 1 घंटे का लेक्चर हो गया होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा छोटा बनाने की, लेकिन भावनाओं में बंदा बह जाता है। मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।